स्वागत है आप सभी का कानून सीखो में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को मैं लेकर आया हूँ। यह है 27 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। राजस्थान राज्य एक्स बनाम राजस्थान राज्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376D और धारा 342 के तहत सामूहिक बलात्कार के मामले में एक आरोपी को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा। हालांकि न्यायालय ने जमानत की सख्त शर्तें लगाई, जिसमें आरोपी को पीड़ितों के गांव में प्रवेश करने और गवाहों से संपर्क करने पर रोक लगा दी और ट्रायल कोर्ट को मामले की प्राथमिकता देने और 3 महीने के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश भी एससी ने दिया। यह निर्णय बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में जमानत देने में न्यायपालिका के सतर्क दृष्टिकोण को पुष्टि करता है और पीड़िता के अधिकारों को संतुलित करता है। पीड़िता के रूप में पहचान जाने वाली याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 जो आरोपी को जमानत को चुनौती दी और यह मामला 18 नवंबर 2023 को दर्ज की गई एक एफआईआर संख्या 83/43 जो पुलिस स्टेशन नाचना जैसलमेर में है, वहाँ से ये हुआ था। सामूहिक बलात्कार 376D आईपीसी और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप जो कि 342 आईपीसी के तहत आता है का आरोप लगाया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है और मैंने हाईलाइट भी किया रखा है कि आईपीसी में 376D जो है वो किस लिए है, सेक्शन में क्या यूज़ है, और 342 आईपीसी में ये जो है उसका क्या प्रयोग होता है। तो वो बंधक बनाने के लिए होता है। अगर बंधक बनाया गया तो गलत तरीके से बंधक बनाने का मतलब 342 आईपीसी और सामूहिक बलात्कार 376D आईपीसी। उसके बाद है प्रारंभिक इतिहास। अब शुरुआत है, आइए चलते हैं इसमें केस के बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें क्या है, कहता है कि पीड़िता का बयान जो है सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, देखिए कोई भी बयान हो तो सीआरपीसी के 164 के तहत इसको दर्ज किया जाता है सीआरपीसी में। हालांकि यह बीएनएस में ये चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप जब इसमें आते हैं तो आईपीसी में है, ये बीएनएस में ये चेंज हो चुका है। तो उसको ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप उसको खुद मिला लें कि अभी वर्तमान में वो किस सेक्शन में है, नए बीएनएस और बीएनएसएस में, दोनों को देख लीजिएगा। तो इसके तहत इनका जो है आरोप पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसके तहत आरोप जो है दाखिल किया गया। मुकदमा सशस्त्र न्यायालय को सौंप दिया गया। मुकदमा सशस्त्र न्यायालय मामला संख्या 53/2023 मुकदमा होने के एक गवाह की जांच के बाद आरोपी को जमानत याचिका को ट्रायल ने खारिज कर दिया। आरोपी ने जमानत के लिए याचिका की थी तो उसको जो है वो खारिज कर दिया। आरोपी ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जाहिर सी बात है, हम लोग का प्रोसेस है कि अगर वहाँ खारिज हुआ है निचली अदालत में तो उसके ऊपरी अदालत में हम लोग अपना जो भी कोई आरोपी है तो उसके तहत हम हो या कोई भी हो एडवोकेट में जाके करते हैं वो। तो उसने आगे बढ़ाया, जैसे एफआईआर और धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान के कथित विसंगतियों के आधार पर उसे जमानत दे दी गई। आरोपी को यहाँ पे क्या हो गया, जमानत मिल गया। आरोपी कौन सा था, आरोपी रेस्पोंडेंट नंबर 2 था, जो कि निचली अदालत में। अब यहाँ पे ये पिटिशनर के रूप में काम किया और अपनी अर्जी लगाई कि हमें जमानत दे दिया गया जाए, कहाँ, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से इसको क्या मिला, जमानत दे दिया गया। ये प्रमुख बिंदु यहाँ तक कि एक
पार्ट जो है इस स्टोरी का ख़त्म हो जाता है। इसमें है कि क्या अदालत को बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा शुरू, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है मुद्दे जो है एक बिंदु बनते हैं कि भाई क्या होना चाहिए था। तो कहता है कि क्या अदालत को बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा शुरू होने के बाद प्रारंभिक बयान में विसंगतियों के आधार पर जमानत दे देनी चाहिए। प्रश्न उठता है दोस्तों, क्योंकि एक CRPC 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद भी उसे जमानत दे दी गई। तो प्रश्न किया। नेक्स्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों को परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए न्यायालय को क्या शर्त लगानी चाहिए। प्रश्न है क्या लगाना चाहिए था। उसके बाद तीसरा कि जघन्य अपराधों से जुड़े संवेदनशील मामलों का त्वरित निपटारा ट्रायल कोर्ट जैसे सुनिश्चित कर सकता है। त्वरित, जल्दी में 3 महीना समय दिया गया है, आपको मैंने ऊपर बताया है। तो ये सारे प्रश्न जो है उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणी की है और उसका निष्कर्ष जो है उस पर हम लोग निकालेंगे, जिसमें कि गंभीर अपराधों में मुकदमा शुरू होने के बाद जमानत देना। एक तो गंभीर अपराध, उसके बाद उसको जमानत दे देना। तो न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा शुरू होने के बाद जमानत बहुत कम दी जानी चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे कार्यवाही में अनुचित देरी हो। न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की। और उसके बाद आमतौर पर बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में जब मुकदमा शुरू हो जाता है और अभियोजन पक्ष अपने गवाहों की जांच शुरू कर देता है, तो अदालत को अभियुक्त की जमानत याचिका पर विचार करने में संकोच करना चाहिए। यह जो है वो पारा 14 में है ऑर्डर में। न्यायालय ने पीड़िता की FIR और धारा 164 के बयान के कथित विसंगतियों के आधार पर जमानत देने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी विसंगतियों का मूल्यांकन सुनवाई के दौरान बेहतर होता है और जमानत के स्तर पर नहीं। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद उसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक बयानों में विसंगतियों के आधार पर जमानत देना सही प्रथा नहीं है। यह जो है वो उनके पारा नंबर 16 में है। अब पीड़िता की संरक्षण और जमानत की शर्तों को मजबूत करना। यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय कौन, SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की इस बात की आलोचना की। देखिए यहाँ पे ना आलोचना की गई, आलोचना हुई, SC ने HC किया, आलोचना की। क्या है भाई आलोचना में, यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर शर्तें लगाने में विफल रहा। भाई आप जब जमानत दिए तो उसमें आप कुछ शर्तें भी लगानी चाहिए। बिना शर्त के देना। और देखिए वो क्या किया, निचली अदालत ने क्या किया कि अभियुक्त गवाहों को प्रभावित ना करे या साक्ष्यों के आधार पर छेड़छाड़ ना करे। न्यायालय ने कहा ये इन आधारों पे जो है HC ने सोचा नहीं था, या जो भी है उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया अपने ऑर्डर में। तो ये कहते हैं न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय में बिना कोई उचित शर्त लगाए, उच्च न्यायालय ने बिना कोई शर्त लगाए आरोपी को केवल 50,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने के लिए कहा और कहना उचित समझा। ये पैरा 18 में है ऑर्डर में। ये देखते हुए कि पीड़िता और उसकी मां एक प्रत्यक्षदर्शी है और आरोपी एक ही गांव में रहते हैं, तो अदालत ने अतिरिक्त जमानत शर्त लगाते हुए कहा कि मुकदमा समाप्त होने तक आरोपी, अब देखिए यहाँ पे ना HC और SC वाला मामला जो उन्होंने बताया कि SC हाई कोर्ट ने जो है शर्त नहीं लगाया और 50,000 का जुर्माना लगा दिया। तो SC ने कहा कि भाई वो एक ही गांव में रह रहे हैं, इसलिए उस गांव में वो प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मुकदमा समाप्त नहीं हो जाए जहां पीड़िता रहती है। अभियुक्तों को जांच अधिकारी को नया पता देना होगा।
अभियुक्त को पीड़िता या उसके परिवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगाया। मुकदमे में तेजी लाना। न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह कार्रवाई को प्राथमिकता दे और 3 महीने के भीतर पूरा करे, ताकि पीड़िता और आरोपी दोनों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने कहा, कथित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि ट्रायल कोर्ट सत्र मामला संख्या इतना को कुछ प्राथमिकता दे और आज से 3 महीना की अवधि के भीतर इसका निपटारा करने का प्रयास करें। यह पैरा 21 में। प्रथम दृष्टया अवलोकन बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जमानत निर्णय प्रक्रिया में उसकी टिप्पणियां दोष और निर्दोषिता पर निर्धारित करने वाली नहीं है तथा इस मुकदमे के अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आदेश में हमारे द्वारा कुछ कहा गया है वह प्रथम दृष्टया मात्र अवलोकन है तथा इसमें अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के संबंध में किसी अंतिम राय की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इसमें कहते हैं कि उच्च न्यायालय के जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत की शर्तों को मजबूत किया और निम्नलिखित निर्देश इसमें जारी किया। पहला ये कि आरोपी को पीड़िता के गांव में प्रवेश करने से प्रतिबंध। प्रतिवादी संख्या 2 को मुकदमा समाप्त होने तक पीड़िता के गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। पता परिवर्तन। अभियुक्त को जांच अधिकारी को नया आवासीय पता बताना होगा। पीड़िता या गांव में गवाहों से संपर्क ना करना। कहते हैं कि अभियुक्त प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप से वो जो पीड़िता का परिवार है उससे संपर्क नहीं करना चाहिए। शीघ्र सुनवाई। तीसरी बात ये उन्होंने बोला भाई, चौथी बात कि भाई जल्दी सुनवाई होना चाहिए। तो निचली अदालत को उन्होंने 3 महीने का निष्कर्ष दिया। अब निष्कर्ष क्या है इसका लास्ट में? तो कहता है कि गंभीर अपराधों में जमानत के प्रति प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण, यानी अब इसको समझिएगा सिस्टम बढ़िया से, तो अदालत को बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में जमानत में सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से मुकदमा शुरू होने के बाद, ताकि पीड़िता के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके और मुकदमे की प्रक्रिया को कमज़ोर होने से बचाया जा सके। देखो यहाँ पे ना एक बात ज़रूर जान लेना, मुकदमा कमज़ोर होने का नियम है। अगर बहुत समय ज़्यादा लग गया तो मुकदमा कमज़ोर हो जाएगी। अगर पीड़िता और आपसी परिवार में ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई तो मुकदमा कमज़ोर हो जाएगी। धमकाया गया, डराया गया, तो जाहिर सी बात है अगर पीड़िता कमज़ोर हुई तो उसमें दिक्कत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में इन सभी पे बातों पे ध्यान रखा जाएगा तो मुकदमा कमज़ोर नहीं होगा। जमानत की कड़ी शर्तें। आरोपी को गवाहों से संपर्क करने या पीड़िता के गांव में प्रवेश करने से रोकने जैसी कड़ी शर्त लगाने से निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और मुकदमे को प्रभावित करने का जोखिम कम हो जाता है। शीघ्र सुनवाई को प्राथमिकता देना। न्यायालय को संवेदनशील मामलों में सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा उचित समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए तथा पीड़िता के न्याय के अधिकार के साथ अभियुक्त को शीघ्र सुनवाई के अधिकार को संतुलित करना चाहिए। जमानत कार्यवाही में न्यायिक टिप्पणियां क्या है? तो कहता है कि जमानत निर्णय के दौरान की गई टिप्पणियां प्रारंभिक होती हैं और इनसे मुकदमे के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि जमानत नहीं देना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी आगे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।